हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट। हम एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या खोज हुई और क्या क्या थ्योरीज हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अगर एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास की बात करें, इसको दो भाग चरणों में हम बांट सकते हैं, प्राचीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में अगर हम मुख्य रूप से देखें तो अरस्तु ने मुर्गी और अन्य कई प्राणियों के भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक डी जनरेशन एनिमेलियम में उसका वर्णन किया। इस कारण अरस्तु को ही भ्रूणीय विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक भ्रूणकी का फादर हम कहें तो कार्ल वॉन बेयर को हम कहते हैं, लेकिन इसका जो संस्थापक है वो हम अरस्तु को कहते हैं। आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक जो भ्रूणकी का है 17वीं शताब्दी में जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया था, इससे अंडाणु एवं शुक्राणु की उपस्थिति का ज्ञान हुआ और कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी। सबसे पहले पूर्व रचना सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। इसमें स्वेडर्म ने बताया कि जनन कोशिकाएं अंडाणु या शुक्राणु में पूर्व रचित भ्रूण अथवा वयस्क का छोटा रूप उपस्थित होता है और मेलपिगी, हेलर, बोनेट, स्प्लेंजीनी आदि वैज्ञानिकों का मानना था कि जो छोटा रूप भ्रूण के अंदर उपस्थित होता है जनन कोशिकाओं में, वो भ्रूण के रूप में, वो लघु रूप अंडाणु में ही होता है और उस अंडाणु में जो लघु रूप होता है, छोटा सूक्ष्म रूप, उसको शुक्राणु के द्वारा वृद्धि के लिए उत्तेजित किया जाता है। जिन वैज्ञानिकों ने अंडाणु में लघु रूप को माना उन्हें ओवियस्ट कहा जाता है या ओवियस्ट की संज्ञा दी गई। उनके अनुसार प्रत्येक मादा के अंडाणु में वयस्क का लघु रूप उपस्थित होता है। इसके विपरीत ल्यूवेनहोक और हार्टशोकर नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये लघु रूप अंडाणु की बजाय शुक्राणु में के शीर्ष में उपस्थित होता है और उन्होंने इस लघु रूप को होम न्यूक्लियस नाम दिया। और जो वैज्ञानिक इस मत को मानते थे कि जो लघु रूप है या सूक्ष्म रूप है वो अंडाणु की बजाय शुक्राणु के होम न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, उनको स्पर्मिस्ट कहा जाने लगा। आगे हम देखें सेकेंड थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस या अनुजनन का सिद्धांत। इसमें वुल्फ ने बताया कि भ्रूण का निर्माण अंडे में नए अंगों के उत्तरोत्तर उत्पादन से होता है। इस उत्तरोत्तर नव निर्माण को अनुजनन अर्थात अधिजनन कहा जाता है। उसने ये कहा कि अंग पहले से बने हुए नहीं होते, इनका विकास होता रहता है। 19वीं शताब्दी के भ्रूण के वैज्ञानिकों ने अनुजनन की पुष्टि की। तीसरी थ्योरी जनन स्तर अवधारणा या जर्म लेयर कॉन्सेप्ट। स्प्लेंजीनी और कोवेल्स्की ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मुर्गी के भ्रूण में एक्टोडर्म, एंडोडर्म एवं मीजोडर्म नामक 3 प्राथमिक जनन स्तरों के निर्माण किस तरीके से होता है तथा उनसे किन अंगों का निर्माण होता है, इस बारे में उन्होंने बताया। स्प्लेंजीनी, पेडर ने और कोवेल्स्की ने ब्रैंकियोस्टोमा में इन चीज़ों का वर्णन किया। कोवेल्स्की ने यह भी स्पष्ट किया कि एक स्तरीय ब्लास्टुला में परिवर्तित जो कि इनवेजिनेशन द्वारा द्विस्तरीय गैस्टुला में परिवर्तित हो जाते हैं। 4 नंबर जो नियम है बेयर का नियम या बेयर्स लॉ। इसमें उन्होंने कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्राणियों के बड़े समूह के अंदर जो सामान्य लक्षण होते हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं,
को भ्रूण में सबसे पहले प्रकट होते हैं तथा प्राणी के विशिष्ट लक्षणों का परिवर्तन बाद में होता है। उदाहरण के लिए पृष्ठवंशियों के भ्रूणीय विकास में सर्वप्रथम सामान्य पृष्ठवंशीय लक्षण जैसे नोटोकॉर्ड, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा खंडीय मांसपेशियों का परिवर्तन सबसे पहले होगा। उसके पश्चात विभिन्न वर्गों के विशिष्ट तथा विभेदीय लक्षण जैसे स्तनियों में बाल, स्तन ग्रंथियां, पक्षियों में पंख तथा सरीसृपों में सल्क का परिवर्तन बाद में होगा। इसे बेयर का नियम कहते हैं। बेयर को आधुनिक भ्रूणकी का जनक माना जाता है। तो बेयर का नियम ये कहता है कि प्राणियों के बड़े समूह के अंदर जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं, जबकि सामान्य लक्षण सबसे पहले विकसित हो जाते हैं। 5 नंबर थ्योरी बायोजेनेटिक लॉ और थ्योरी ऑफ रिकैप्सुलेशन, जाति आवर्तन नियम अर्थात पुनरावर्तन सिद्धांत। मूलर और हैकेल ने बेयर के नियम की अनुसार जैव विकास के सिद्धांत की व्याख्या की और उनके अनुसार प्राणी के परिवर्तन में जो पुराने लक्षण हैं या पुरातन लक्षण पहले तथा नए लक्षण बाद में प्रकट होते हैं, अर्थात परिवर्तन के प्रक्रम में जाति के विकास प्रक्रम की पुनरावृत्ति होती हैं। उन्होंने ये बोला कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब किसी भी जीव का जब विकास होगा, भ्रूण का परिवर्तन होगा, वो उन सभी अवस्थाओं से गुजरेगा जिससे इवोल्यूशन के दौरान उनका निर्माण हुआ है। नंबर 6 थ्योरी जनन द्रव्य सिद्धांत या जर्म प्लाज्म थ्योरी। सन 1904 में ऑगस्ट विज़मैन ने जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा आनुवांशिकता तथा सजीवों के भ्रूणीय विकास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किसी सजीव की जनन कोशिका में उस सजीव के वयस्क शरीर के प्रत्येक भाग का एक कण उपस्थित होता है। उस कण को उन्होंने निर्धारक या डिटर्मिनेंट की संज्ञा दी और उन्होंने ये भी बताया कि सभी निर्धारक सम्मिलित रूप से पूर्ण वयस्क शरीर का प्रतिनिधित्व जनन कोशिका में करते हैं, अर्थात जनन कोशिका के जनन द्रव्य को निर्मित करते हैं। तो जनन द्रव्य सिद्धांत के अंदर ऑगस्ट विज़मैन ये मानते हैं कि किसी भी अंग उत्तक के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार हैं या जो निर्धारक होते हैं वो जनन द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। विज़मैन के अनुसार निर्धारक गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जैसे आधुनिक आनुवांशिकी की उनको जीन की संज्ञा दी गई है। आगे बात करें 7 मोज़ेक थ्योरी या मोज़ेक सिद्धांत। रूक्स ने 1888 के अंदर ये सिद्धांत दिया और परिवर्तन में कोशिकाओं की एक प्रमुख घटना होती है। उन्होंने ये बताया कि निषेचन से पूर्व अंडे का जो जीव द्रव्य होता है वो होमोजीनस और अविभेदित होता है। निषेचन से इस प्रकार की पुनर्व्यवस्था होती है कि विदलन में ये पदार्थ इस प्रकार अलग होता है कि ब्लास्टुला में विशिष्ट ऊतकों एवं अंगों के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न सीमित क्षेत्र होते हैं। दूसरे शब्दों में अपनी विभिन्न कोशिकीय क्षेत्रों की दृष्टि से ब्लास्टुला एक मोज़ेक की तरह होता है। अगर हम ब्लास्टुला को एक ब्लॉक बनाएं, उसका प्रत्येक ब्लॉक की कोशिकाएं और ऊतक अलग अंग का निर्माण करेंगे, ये पहले से एक फिक्स होता है। इस तरीके की थ्योरी एक मोज़ेक सिद्धांत रूक्स ने 1888 में दिया। आप याद रखेंगे रूक्स का मोज़ेक सिद्धांत। थ्योरी नंबर 8 रेगुलेटिव थ्योरी। ये ड्रीस ने बताया कि प्रारंभिक भ्रूण की प्रत्येक कोशिका में भ्रूण निर्माण की सामर्थ्य होती है। इन कोशिकाओं का भविष्य उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसे परिवर्तन को रेगुलेटिव परिवर्तन भी कहते हैं। कहने का मतलब जब उन्होंने मोज़ेक सिद्धांत को पढ़ने के बाद, जब मोज़ेक सिद्धांत में रूक्स ने ये बोला था कि प्रत्येक रीजन या ब्लास्टोमियर के जो क्षेत्र हैं उसकी कोशिकाएं विशिष्ट अंग का निर्माण करेगी, तब और अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो उस अंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ड्रीस ने ये बताया
कि उसके वहाँ पर उपस्थित भ्रूण की प्रत्येक कोशिका प्रत्येक अंग का निर्माण कर सकती है। अगर कोई कोशिका वहाँ से रिमूव होती है तो उसको रेगुलेट करने का काम उसके जो सराउंडिंग में सेल्स है वो करके उस अंग का फॉर्मेशन कर सकती है। 9 नंबर थ्योरी ग्रेडियंट थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत, ये दिया था बोवेरी और चाइल्ड ने 1939 के अंदर। उन्होंने प्रवणता सिद्धांत दिया। उन्होंने एक एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बारे में बताया, सक्रिय ध्रुव, सक्रिय प्रवणता और अल्पक्रिय ध्रुव और प्रवणता के बारे में बताया। थ्योरी नंबर जो 10 है संगठन सिद्धांत या ऑर्गेनाइजर थ्योरी। स्पीमैन ने 20वीं शताब्दी के अंदर उभयचरियों के भ्रूण पर प्रयोग कर यह प्रमाणित किया कि एक भ्रूणीय ऊतक अन्य निकटवर्ती ऊतक को एक विशिष्ट संरचना के लिए प्रेरित करता है और प्रेरित करने वाले ऊतक को प्रेरक अथवा संगठक कहते हैं तथा इसके संरचनात्मक विकासीय प्रभाव के को प्रेरण कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अंग के अंदर या विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए कुछ प्रेरक होते हैं जो उस ऊतक या अंग के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्पीमैन के अनुसार प्रेरण भ्रूणीय परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि होती है। इस खोज के लिए स्पीमैन को सन 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1935 के अंदर। आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ भ्रूण की, तो इसके टाइप्स आप देख लेंगे। विवरणात्मक भ्रूण की है, तुलनात्मक भ्रूण की, प्रयोगात्मक भ्रूण की, रासायनिक भ्रूण की, विश्लेषणात्मक भ्रूण की। इसके बारे में आप सब थोड़ा अध्ययन करेंगे। थैंक यू।